तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई वो अपने दोस्तों के साथ एक फॉरबिडन लैंड की तरफ जा रहा होता है। वहां पर उन लोगों को एक अजीब तरह की जेडी पावर फील हो रही थी, मगर जैसे ही वो लोग उस एरिया में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से पैदल चलकर जाना होगा। मगर जब वो लोग पैदल चलकर जाते हैं तो वहां पर उन लोगों को दिखाई देता है वहां पर पहले ही ह्यूमंस की हड्डियां पड़ी हुई हैं, जिसे देखकर वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आपस में टीम्स बनाकर जाएंगे। अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो फिर बाकी लोग वापस अपने सेक्ट में जाकर इन्फॉर्म कर देंगे। मगर मैग्लियर कहती है कि मैं और योंग फाई आगे जाते हैं और बाकी सब लोग पीछे रहो। जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तो वहां पर उन लोगों को दिखाई देता है एक स्टोन जिस पर कुछ नाम लिखा हुआ होता है। उसे देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि वो बंदा अभी भी जिंदा है। इतना कहने की ही देर थी कि अचानक उस पोर्टल से एक एनर्जी आती है जो कि उन सब लोगों को खींचकर उस पोर्टल के अंदर ले जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग उस पोर्टल से नीचे गिरते हैं तो वहां पर काफी ऊंचाई से वो लोग तेजी से जाकर नीचे गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जगह एक एंशिएंट गुफा होती है और उन लोगों को वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो सब लोग सामने की तरफ देखते हैं। वहां पे मौजूद शख्स उन लोगों से कह रहा होता है कि पिछले हजारों सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया और अगर कोई आया भी है तो ये कुछ कमजोर से लोग आए हैं। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर कोई डिवाइन गॉड आएगा, मगर तुम सारे ही लोग मोर्टल्स हो। उस शख्स को वहां पर देखकर उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसकी बॉडी में हमें कुछ अजीब तरह के विंग्स दिखाई देते हैं। उनमें से 2 विंग्स व्हाइट होते हैं और 2 बिल्कुल ब्लैक होते हैं। उस शख्स को देखने के बाद फिर यहाँ पर योंग फाई उससे कहता है कि हजारों साल तो पलक झपकते ही गुजर गए, मगर तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो। योंग फाई को उस तरह उसकी लैंग्वेज में बात करता देखकर वो शख्स थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि इतने लंबे टाइम के बाद भी आज भी कोई शख्स ऐसा है जो कि एंशिएंट लैंग्वेज बोल सकता है। मगर योंग फाई उससे कहता है कि प्लीज मुझे बताओ कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था। अचानक से गॉड और डीमंस वो जो कि खुद को इमोर्टल्स कहते थे वो अचानक से कहीं गायब हो गए। आखिर वहां पर हुआ क्या था। मैंगलियर जब उसे एंशिएंट लैंग्वेज बोलते हुए देखती है तो योंग फाई पर शक होने लगता है और दूसरी तरफ से योंग फाई कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर गॉड्स और डीमंस से ट्रिक किसने बनाई है। ये सुनते ही वो बंदा कहता है कि 10,000 साल पहले जो कुछ भी हुआ है मुझसे उसके बारे में मत पूछो, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। इतना कहते हुए वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है, उसे कुछ भी याद नहीं आता और वो फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर 10,000 साल पहले हुआ क्या है जो मुझे याद नहीं आ रहा और मुझे अब बताएगा कौन के मेरे पास्ट में क्या हो चुका है और मुझे मेरी आइडेंटिटी के बारे में कौन बताएगा कि मैं रियल में हूँ क्या। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है और इतनी पावरफुल होती है कि वहां पे मौजूद सारे ही लोग उसकी आवाज की वजह से बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि योंग फाई भी उस आवाज को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। मगर जब कुछ देर के बाद उन लोगों को होश आता है तो वो बंदा अभी भी उन लोगों के सामने ही बैठा हुआ होता है और उन लोगों से कहता है कि मैंने अपनी पुरानी मेमोरीज को इरेज कर दिया है। तुम जिस टाइम की बात कर रहे हो वो मेमोरीज अब मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझसे अब दोबारा ये मत पूछना कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि मुझे जब भी पुरानी मेमोरीज याद करनी होती है तो मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मैं बिल्कुल पागल सा होने लगता हूँ और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तुम शुक्र करो कि इस मर्तबा मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया है। मैं वक्त गुजरते गुजरते अपने आप से कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। अगर तुम लोग उस वक्त आए होते जब मैं पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल था तो शायद तुम में से कोई भी नहीं बच पाता, भले ही तुम में से कोई शख्स कोई गॉड या फिर इमोर्टल ही क्यों ना हो। मेरे सामने उस वक्त कोई भी नहीं बच पाता, मगर क्योंकि अब तुम लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो फिर अब तुम लोगों को रूल्स को फॉलो करना ही होगा। ये कहने के साथ ही वो वहां पर अपनी एक पावरफुल टेक्निक वेस्ट हेवन बाउंड्री को यूज करते हुए एक अजीब तरह का इल्यूजन क्रिएट करता है और उन सब लोगों को हवा में ऊपर उठाकर उन्हें एक सीक्रेट रियलम में बंद कर देता है, जिसमें वो लोग एक इल्यूजन के अंदर चले जाते हैं और वो वॉरियर उन लोगों से कहता है कि तुम में से जो भी शख्स अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकता है वही यहाँ से जिंदा जा सकता है। जब योंग फाई उस इल्यूजन को देखता है तो वो कहता है कि ये तो वेस्टर्न हेवन इल्यूजन है, मगर वो वॉरियर उन लोगों से कह रहा होता है कि ये इल्यूजन तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट है। तुम लोग जो कुछ देख रहे हो या जो तुम्हें सुनाई दे रहा है वो असल में तुम्हारे अपने ही दिल में मौजूद है। तुम्हारा अपना ही डर आज तुम्हारे सामने आएगा और हो सकता है कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने हो रहा हो वो बिल्कुल सच हो या फिर वो फेक भी हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे ही हार्ट से आ रहा है। बस अब देखना है कि तुम लोग अपने डर पर कैसे काबू पाते हो। मगर यहाँ पे योंग फाई वो फिर से उस इल्यूजन को तोड़ने के लिए अपनी एक फैमिली ट्रिक को यूज करता है।
और कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर कुछ नहीं होता, जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है। ये कहते हुए वो अपनी उस टेक्निक को कंटिन्यू करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस इल्यूजन को तोड़ने के लिए जैसे ही अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देता है तो वो उस एनर्जी बॉल से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी फैमिली टेक्निक इतनी कमाल की होगी, मगर वो अब भी उस वॉरियर के हाथ में ही होता है। और वो योंगफाई से कहता है कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन तो बिल्कुल लो है, मगर उसके बावजूद भी तुम जानते हो कि इल्यूजन से किस तरह बाहर आया जाता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। और यहाँ पे हमें मैंगलियर को दिखाया जाता है, वो भी अपने ही एक सीक्रेट स्पेस में मौजूद होती है। वहां पर एक डीमन उसकी बॉडी को पकड़े हुए होता है और वो अपने माइंड स्पेस में कहीं गुम होती है और वो फिर से अपनी मेमोरीज के अंदर जाती है तो उसे याद आता है कि वो अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा वीक थी। उसकी मास्टर उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम अपने टैलेंट के हिसाब से किसी को भी नहीं बचा सकती। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इतनी ज्यादा वीकनेस के साथ तुम ना किसी को बचा पाओगी ना ही खुद बच पाओगी? मगर मैंगलियर अपनी मास्टर की बातों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती और वो कहती है कि अगर मैं उसे बचा नहीं पाई तो कम से कम वो खुद तो बचा सकती थी। ये कहते हुए वो अपने ही मास्टर पर अपनी बेम्बू स्टिक के साथ हमला करना शुरू कर देती है, मगर वो एक भी अटैक नहीं कर पाती। उसकी मास्टर उसके सारे ही अटैक आसानी से ब्लॉक कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें रूथलेस वे को समझना ही होगा, तुम्हें अपने आप के बारे में नहीं सोचना, अपने सेल्फ इमोशंस को हमेशा से कंट्रोल करना है। ये कहते हुए वो उसे उठाकर वहां से पीछे फेंक देती है और उससे कहती है कि तुम्हारा दिल एक पत्थर जैसा होना चाहिए, तभी तुम अपने इमोशंस पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। जब तुम्हारा हार्ट वो बिल्कुल सॉलिड होगा तो फिर तुम्हारी सोड भी इतनी सॉलिड होगी कि तुम उससे एक एक इविल स्पिरिट को चुन चुन कर मार सकती हो। ये कहते हुए वो उस बेम्बू स्टिक को ऊपर उठाती है और सारे ही लोग डर जाते हैं कि शायद मास्टर उसे मारने वाली है, मगर वो मास्टर अपनी डिसाइपल को कहती है कि तुम्हारे अंदर जरा भी स्किल्स नहीं है, तुम किसी को बचा नहीं सकती। ये कहते ही वो उस बेम्बू स्टिक से जैसे ही एनर्जी ओरा रिलीज करती है तो वो वहां पर मौजूद बहुत सारे बेम्बू स्टिक्स को तोड़ देती है। वही स्टिक फिर जमीन पर गाड़ कर वहां से जाते हुए बाकी डिसाइपल से कहती है कि तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो, मगर वो मैंगलियर को कहती है कि तुम यहीं पे ही रुको, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तुम जब तक इस बेम्बू स्टिक को तोड़कर दो टुकड़े नहीं कर देती तब तक तुम्हें यहीं पर ही रहना है। मगर मैंगलियर कहती है कि ये बस एक मामूली सा बेम्बू तो है, इसे तोड़ने में क्या मसला है। ये कहते ही वो अपने बेम्बू के साथ उस बेम्बू स्टिक को जैसे ही मारती है तो उस बेम्बू स्टिक पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद मैंगलियर फिर एक के बाद एक स्टिक से वार करना शुरू कर देती है, मगर उस बेम्बू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पर मैंगलियर को पूरा दिन गुजर जाता है, मगर वो अभी भी उस स्टिक को तोड़ तक नहीं पाई थी। पर फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो गुस्से में जैसे ही उस पर वार करती है तो वो उसके काट कर दो टुकड़े कर देती है, मगर यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो चुकी होती है और वो काफी ज्यादा थक भी चुकी थी, तो इसीलिए उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर ही नीचे गिर कर बेहोश हो जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जब उसे एक लड़की उठाने के लिए आती है तो मैंगलियर आंखें खोलकर देखती है वो उसके अपने ही दोस्त थे, मगर वो लड़की मैंगलियर को कहती है कि उठो जल्दी करो, एविल स्पिरिट्स ने हमला कर दिया है और वो चारों तरफ फैल गई है। ये कहने के बाद वो लोग वहां से जाते हैं और वहां पर असल में बहुत सारे एविल वॉरियर्स आ गए थे जो कि हर तरफ तबाही मचा रहे थे। वहां पे मौजूद जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी उन एविल वॉरियर्स के हाथों मारी जाती हैं। ये देखकर वो छोटी बच्चियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं, उन्हें लगा कि शायद बहुत जल्द वो लोग भी वहां पर मारी जाएंगी। उनमें से एक लड़की तो अपना मुंह छुपाकर एक जगह रोने बैठ जाती है और बाकी लड़कियां वो नजारा देख कर रो रही होती है, मगर यहाँ पर मैंगलियर अभी भी खुद को कंट्रोल कर रही होती है और वो सारी सिचुएशन देखने के बाद डिसाइड कर लेती है कि वो अब क्या कर सकती है। वहां पर उसकी अपनी ही मास्टर बहुत बड़ी मुसीबत में थी, क्योंकि वो वहां पर एक इविल वॉरियर के साथ फाइट कर रही थी जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि उससे लड़ने के लिए उसकी अपनी मास्टर को भी बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो वॉरियर उसकी मास्टर से कह रहा होता है कि चलो मान जाओ लेडी, तुम्हारे इस रूथलेस वे में कोई भी मजा नहीं है, मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ काफी ज्यादा एंजॉय करोगी। उस लेडी मास्टर के सारे अटैक बिल्कुल नाकाम होते जा रहे थे और इतने में अचानक फिर उसके पीछे एक दूसरा मोटा वॉरियर एक हैमर लेकर पहुंचता है और उस पर इतनी जोर से वार करता है कि वो लेडी उससे बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हो जाती है और सीधा जमीन पर जा गिरती है। ये देखकर वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा डर गई थी। उनमें से एक लड़की कहती है कि सीनियर इंजर्ड हो चुकी है, इसलिए ये खेल खत्म होने वाला है, हम सब लोग मरने वाले हैं। उनकी मौत के बाद हम सब लोगों को आसानी से ढूंढ लिया जाएगा।
और फिर एक दूसरी लड़की कहती है कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम सब लोग यहाँ पर बहुत ही आसानी से पकड़े जा सकते हैं। मगर वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि मेंगलियार तो सोड लेकर आ गई है, जिस पर बाकी लड़कियां उससे कहती हैं तुम आखिर क्या करने वाली हो। तो मेंगलियार कहती है करना क्या है, मुझे अपनी सीनियर सिस्टर की जाकर हेल्प करनी होगी क्योंकि उसे हमारी हेल्प की जरूरत है। मगर वो लड़कियां कहती हैं कि ये तो बस आज ही हमारे सेक्ट में आई है और ये बिल्कुल बेकार लड़की है, आखिर ये हमारी सीनियर सिस्टर के लिए स्टैंड कैसे ले सकती है। मगर मेंगलियार कहती है कि अगर तुम लोगों को मौत से डर लगता है तो फिर रुथलेस वे को प्रैक्टिस मत करो और यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एविल वॉरियर्स बहुत ही आसानी से सारे ही वॉरियर्स को खत्म करके उस लेडी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारा ये टेंटाई सेक्ट तो बहुत ही ज्यादा वीक है, मुझे लगा था कि शायद कुछ तो मजा आएगा मगर यहाँ पे इन लोगों को मारना तो बिल्कुल मक्खी को मारने जैसा था। जिसके बाद उनमें से एक गंजा वॉरियर उस लेडी से कहता है कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम पर तरस खाऊंगा। ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लेडी उस पर पीछे से अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ हमला करती है। तो वो एविल वॉरियर उन वेपन्स को देखते ही फौरन से उन्हें डॉज करके वहां से पीछे हट जाता है और बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उन्हें वहां से फिर से दूर उठा फेंकता है। ये देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है। मगर इतने में फिर वहां पर मेंगलियार आती है और वो कहती है कि सीनियर सिस्टर मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। मेंगलियार अपनी बाकी की दोस्तों को भी लेकर पहुंच गई थी मगर वो गंजा वॉरियर कहता है कि अरे ये क्या, लगता है कि ये छोटी छोटी मछलियां जाल से निकल गई थी। मगर हमें दिखाया जाता है उन छोटी बच्चियों की वो मास्टर तो वहां से फौरन से भागने की कोशिश करती है, जिस पर वो एविल वॉरियर्स भी हंसते हुए उन बच्चियों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सच में अब पता चला कि तुम्हारा ये सेक्ट रुथलेस सेक्ट क्यों है। सच में तुम्हारा सेक्ट सारे ही सेक्ट में सबसे ज्यादा घटिया है। ये सुनने के बाद वो लड़कियां गुस्से में आगे बढ़ती हैं तो वहां पे मौजूद वो वोटा वॉरियर अपना वेपन उनकी तरफ थ्रो करता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो सारी लड़कियां वहां से दूर जा गिरती हैं और मेंगलियार एक बड़े से पत्थर से जा टकराने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। मगर इतने में वो देखती है कि वहां पर उसकी एक दोस्त है जो कि उस मोटे वॉरियर के सामने पड़ी हुई है और वो मोटा वॉरियर उसे देखकर उसे अपने हथौड़े से कुचलने वाला था। ये देखकर मेंगलियार के होश उड़ जाते हैं मगर वो मोटा वॉरियर उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और अपने अटैक के साथ उस बच्ची को वहीं खत्म कर देता है। मगर मेंगलियार कहती है कि देख लेना मेरी मास्टर, वो वापस आएंगी और तुम लोगों से बदला जरूर लेंगी। मगर वो गंजा वॉरियर कहता है कि तुम्हारे जितने भी मास्टर्स हैं उन लोगों ने रुथलेस वे को प्रैक्टिस किया है, उन्हें तुम्हारी लाइफ की कोई परवाह नहीं। टेंटाई डिसाइपल होने के नाते तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। ये कहने के साथ ही वो अपनी सोड लेकर उसे मारने के लिए जैसे आगे आता है तो अचानक से उस छोटी सी लड़की की मास्टर वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेती है और उस वॉरियर को वापस पीछे धकेल देती है। ये देखते ही मेंगलियार की आंखों में एक नई उम्मीद से आ जाती है मगर उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मगर दूसरी तरफ से वो एविल वॉरियर्स दोबारा से उन लोगों पर आकर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि लगता है कि इस लेडी ने रुथलेस वे को ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है, ये अपनी जिंदगी को यहाँ पर इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुर्बान करना चाहती है। फुल लेडी उस एविल वॉरियर को मारने के लिए हर एक अटैक ट्राई कर रही होती है मगर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। वो वॉरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके पास भी स्किल्स काफी अच्छे होते हैं। इतने में वो जैसे ही अपने अटैक से उस लेडी को मारने की कोशिश करता है तो वो लेडी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक तो लेती है मगर वो दूसरे हाथ से एक और अटैक करने वाला था मगर वो लेडी उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेती है और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा मोटा वॉरियर पीछे से जाकर हमला करता है और गंजा वॉरियर अपने आप को दूर हटाता है मगर वो स्वॉर्ड उस लेडी के आर पार निकल जाती है जिससे उसे बहुत ही बुरी इंजरीज होती है। उसके साथ ही उसका काम भी अब तमाम होने वाला था, वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। ये देखते ही मेंगलियार फौरन से पलट कर आती है और वो कहती है कि मास्टर मैं रुथलेस वे को जानती भी नहीं तो फिर आप मुझे बचाने के लिए क्यों आई हैं। मगर उसकी मास्टर कहती है कि रुथलेस वे का मतलब ये नहीं होता कि अपनों की परवाह करना छोड़ देना। ये कहने के साथ ही उसकी जान निकल जाती है जिस पर मेंगलियार रोना शुरू कर देती है और वो दोनों ही एविल वॉरियर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं। पर अचानक से एक जोरदार स्प्लैश अटैक आकर उन वॉरियर से टकराता है जिसकी वजह से वो वॉरियर्स उस अटैक से टकराकर वहीं पर धड़ाम से नीचे गिरते हैं और वहीं डेड हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक जायंट स्टेचू के ऊपर एक और लेडी खड़ी हुई होती है जो कि असल में टेंटाई सेक्ट की ग्रैंड मास्टर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंड मास्टर वहां पे एक लड़की वांडलिन से कहती है कि तुमने रुथलेस वे को काफी अच्छी
तरह से समझ लिया है, इसलिए तुम अब आगे जा सकती हो और जाकर अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकती हो। ये सुनकर वान लिन काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी मास्टर को थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। मगर जहां तक बात मैंगलियर की होती है तो उसकी मास्टर उससे कहती है कि मैंगलियर, जब तुमसे वान लिन ने मदद के लिए कहा था तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? तुम जानती हो ना कि हमें अपने इमोशंस से काम नहीं लेना है। अगर हम लोग अपने इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल करने देंगे तो फिर हमारे इमोशंस हमारी एविलनेस को हमारे ऊपर हावी कर देंगे, और अगर ये एविलनेस बढ़ गई तो फिर हम लोग अपनी ट्रू वे को खो देंगे और हमारे सेक्ट का फिर कोई फायदा नहीं होगा। तुम किसी को भी नहीं बचा सकती, ना किसी की हेल्प कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें रूथलेस वे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हारी मास्टर का तुम्हें बचाना भी एक बड़ी बेवकूफी है। तुम बस इमोशन से घिरी हुई हो। मुझे लगता है कि आगे चलकर तुम हमारे सेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हो। क्या तुम्हें लोगों को मारने से डर लगता है? तो फिर मैंगलियर कहती है नहीं। तो उसकी मास्टर कहती है बताओ तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिस पर वो अपनी मास्टर को बताती है कि मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है और वो है मेरी वीकनेस। ये सुनकर उसकी मास्टर कहती है कि तुम्हारी मास्टर ने बिला वजह में ही अपनी जान गंवा दी, उसे वहां से भाग जाना चाहिए था और वो वहां से भाग भी जाती, मगर तुम अगर वहां पर बीच में ना आती तो शायद उसकी जान बच जाती और तुम सब लोग भी वहां पर सेफ हो जाते। मगर तुमने ना सिर्फ अपनी गलती से अपनी जान को खतरे में डाला बल्कि बाकी लड़कियों की जान को भी खतरे में डाल दिया। अगर तुम उन्हें वहां पर लेकर नहीं जाती तो वो सारी लड़कियां बच जाती, क्योंकि जिस रूम में तुम लोग मौजूद थे वो एक सीक्रेट रूम था। वहां तक पहुंचने में उन लोगों को काफी ज्यादा टाइम लग जाता और तब तक मैं पहुंच भी जाती। मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूँ, मुझे बताओ कि अगर तुम सेम सिचुएशन में दोबारा से फंस जाती हो तो तुम क्या करोगी? तो मैंगलियर कहती है कि मैं फिर भी वही करूंगी जो मैंने अब किया है। मगर यहाँ पर बात रेस्क्यू करने की है तो रेस्क्यू करना बिल्कुल फेक था, मगर जहां तक बात डिले करने की है तो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर सिर्फ कमजोर लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लोग उन मोहरों को इविल वॉरियर्स की भेंट चढ़ा दे, ताकि वो लोग सही मौका आने पर अपना अटैक कर सके। ये एक इविल वे है। मगर उसकी मास्टर कहती है कि भले ही तुम बिल्कुल बेकार सी हो मगर उसके बावजूद भी तुम बातें बहुत ही अच्छी करती हो, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे बिल्कुल सेम फील हो रहा है जैसा कि मुझे रूथलेस वे में फील होता है। तो मैंगलियर कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर उसकी मास्टर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है तो फिर तुम भी चले जाओ और जाकर अपनी आगे की प्रैक्टिस शुरू करो। ये सुनकर मैंगलियर अपनी मास्टर को थैंक यू कहती है और फिर उसकी मास्टर कहती है कि तुम इनर कोर्टयार्ड में अब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगी, मगर एक बात याद रखना कि अगले 10 साल के बाद हमारा इनर सेक्ट एक नई सेंट को चूज करेगा जो कि मेरी टेंटाई एकेडमी के एक सीक्रेट मिशन को चुनेगा, और वो मिशन एक इविल एंसेस्टर को सील करने का है। वो इविल एंसेस्टर एक चेन फैमिली में पैदा होगा। अगर एक मर्तबा उसने 6 इविल पाथ को यूनिफाइड कर दिया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मगर हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारी एंसेस्टर टेंटाई ने उसे बहुत पहले ही सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। अगर वो एविल एंसेस्टर दोबारा से अपीयर होता है तो फिर हमारा सेक्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एविल एंसेस्टर कोई और नहीं बल्कि असल में योंगफाई ही होता है, और वो असल में मैंगलियर की मेमोरीज को देख रहा होता है और साथ में वो जायंट वॉरियर वो सारा इल्यूजन देख रहा होता है जो कि उस मैंगलियर के माइंड में क्रिएट हो रहा था। और फिर वो योंगफाई से कहता है कि चलो तुम भी जाकर किसी का इल्यूजन देख सकते हो। ये कहते ही वो मैंगलियर के इल्यूजन में उसे थ्रो कर देता है। तो योंगफाई देखता है कि वहां पर एक इविल एंसेस्टर है जिसने मैंगलियर को पकड़ा हुआ है और उसने उसके सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मगर योंगफाई कहता है इस लड़की का ये इल्यूजन तो सच में बहुत ही खतरनाक है, ऐसा लगे नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ भी बिल्कुल फेक हो सकता है। मगर यहाँ पर मैंगलियर वो उस एविल एंसेस्टर से कहती है कि क्या तुम ही हो जिसने मेरे सेक्ट को बर्बाद किया है और इन सबको मारा है। ये सुनकर वो एविल एंसेस्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हारे ओल्ड मास्टर्स ने तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं था? तुम्हें मुझे उसी वक्त सील कर देना चाहिए था ताकि तुम अपने रूथलेस वे को आगे बढ़ा सको, मगर तुमने अपनी सेल्फिशनेस को एक साइड पे रख दिया और अपनी इंपीरियल थॉट्स को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। एक मर्तबा तुम्हारी ये थॉट्स और तुम्हारी कल्टीवेशन ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर मैं कभी भी बाहर आ सकता हूँ। ये कहने के साथ वो एक जायंट हैंड के साथ उसकी मास्टर को उसके बिल्कुल सामने ले आता है और उसकी
मास्टर फिर मेंगलियार से कहती है आखिर तुम कब सीखोगी, तुम बार बार वही गलती दोहरा रही हो। मगर वहाँ पे मौजूद वो एवेलिन सिस्टर अपने उस जायंट हैंड के साथ इतना जोर से पुश करता है कि वो उस लेडी एंड सिस्टर की हड्डी पसली तक तोड़ कर रख देता है और उसी के साथ उसका काम तमाम हो जाता है। और वो एंड सिस्टर फिर मेंगलियार से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, मगर तुम अपने एक्सपीरियंस के जरिए इस वर्ल्ड की कंफ्यूजन को दूर करना चाहती थी ताकि तुम इस दुनिया की हकीकत को जान सको। देखो अब क्या हो गया है, क्या अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन मौजूद है? तुम्हारा वो ट्रू पाथ जिसमें तुम्हें एक रूथलेस पर्सन बनना था, तुमने उसे छोड़ दिया। मुझे रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि तुम्हें एक रूथलेस सेंट बनना था। ये कहने की ही देर थी कि अचानक से मेंगलियार के माइंड में कोई चीज क्लिक होती है और हमें उसके माइंड स्पेस में दिखाया जाता है कि उसकी एविल स्पिरिट उसकी बॉडी के अंदर ही पैदा हो जाती है और वो मेंगलियार से कहती है कि दुनिया में हर जगह तबाही मची हुई है और इस वक्त तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। तुम अगर वाकई में मुझे अपना लेती हो तो फिर तुम पूरी दुनिया को बचा सकती हो। तुम्हें दुनिया को वो बनकर दिखाना है जो तुम हो, ना कि तुम्हें वो बनना है जो कि तुम हो ही नहीं। ये कहते हुए वो एविल स्पिरिट मेंगलियार की बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर के जरिए उसे सपोर्ट भी करती है और उसकी बॉडी पर अपना कंट्रोल भी लेने लगती है। और उस एविल सिस्टर से कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं और ना ही कोई ऐसा वे है कि जिससे किसी एक खास चीज को खत्म किया जाए। ये सुनते ही वो एविल सिस्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर अब कर क्या सकती हो। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी के जरिए वहाँ पे मौजूद जितनी भी लड़कियों की डेड बॉडीज पड़ी होती है उन्हें अपनी एनर्जी से दोबारा जिंदा कर देता है, जिसके जरिए वो उन्हें बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी करता है। ये देखकर योंगफाई भी हैरान हो जाता है और यहाँ पर मेंगलियार की अपनी ही दोस्त उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई थी और मेंगलियार कहती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो भाड़ में जाए। ये कहने के साथ वो अपनी सोड लेकर तेजी से अपनी सेक्ट मेंबर्स को मार रही होती है, मगर अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़कियां योंगफाई में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस पर योंगफाई हैरान हो जाता है कि आखिर मेंगलियार ये क्या कर रही है। वहां पर उसे चेंशी भी दिखाई देती है जो कि असल में योंगफाई के ऊपर बैठकर रो रही होती है, मगर मेंगलियार वो उस लड़की को भी नहीं बख्शती और अपनी सोड के साथ उसे भी मार देती है। ये देखते ही योंगफाई आगे बढ़ने लगता है, मगर उस एंशिएंट गुफा में मौजूद वो वॉरियर योंगफाई को रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पर दखल नहीं दे सकते। और यहाँ पर मेंगलियार चेंशी को भी अपनी सोड के साथ कत्ल कर देती है। और वो एविल सिस्टर मेंगलियार से कहता है क्या तुम इसे कहती हो रूथलेस वे, जिसमें तुम अपनी मोहब्बत को अपनी नफरत में बदल रही हो। मगर यहाँ पर मेंगलियार को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पलटते ही अपनी सोड के साथ उस एविल एंसेस्टर को मारने वाली होती है, मगर वो एंसेस्टर तो उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कोई टेक्निक किस तरह यूज की जाती है। मैं तुम्हारे ऊपर एक छोटी सी डिजायर टेक्निक को यूज करने वाला हूँ जिससे मैं कंप्लीटली तुम्हारे रूथलेस वे को ब्रेक कर दूंगा। ये कहते ही वो उस पर अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है तो अचानक से सब कुछ बिल्कुल चेंज हो जाता है और योंगफाई देखता है कि वो लड़की तो योंगफाई की तरफ आ रही है और अपनी बाहें फैला रही है, जिस पर योंगफाई भी डर जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। 醒醒！怎么回事？身体不能动。原来你的灵魂也被关在死去的躯壳中。谁敢保证他不是神魔养的伥鬼？邪恶则克你，切莫邪则切克勒库萨尼。血界传送咒法。